आप देख रहे हैं उत्तराखंड आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड आज तक। मैं एस कपकोटी आज आपको एक बार फिर उत्तराखंड में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क के हालात जो हैं वो आप सब लोग जानते हैं। इन समस्याओं से जूझते हुए लोगों की परेशानियों को देखते हुए जो लगातार पिछले कई वर्षों से इन समस्याओं के लिए लड़ते आ रहे हैं, हम उनको आम जनमानस की आवाज़ के नाम से जानते हैं और युवाओं के चहीते हैं। आज हम आपको उनसे मिलाएंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से उत्तराखंड में जो आज राजनीति है वो किस तरीके से चल रही है और जो ज़मीनी मुद्दे हैं उन मुद्दों को ये चुने हुए जनप्रतिनिधि राजनेता कितनी गंभीरता से लेते हैं। तो आइए मिलाते हैं बिट्टू कर्नाटक जी से, जो आम जनमानस की आवाज़ के लिए पहचाने जाते हैं और हर जन मुद्दे को बेबाक तरीके से उठाते हैं। उत्तराखंड आज तक में आपका स्वागत है। नमस्कार कपूरी जी। मैं जानना चाहूँगा कि एक तरफ राजनीति, दूसरी तरफ जनता के मुद्दे। आज जिस तरीके से राजनीति एक अलग दौर पर जा रही है और जन मुद्दे कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है। इस राज्य के लिए 23 वर्ष हो चुके हैं और इन 23 वर्षों में हमने बहुत कुछ खोया है। जब राज्य निर्माण की बात हुई थी, हम सब राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और उस समय पृथक राज्य उत्तराखंड की इसलिए बात हुई थी कि पर्वतीय क्षेत्रों का विकास उत्तर प्रदेश में उस प्रकार से नहीं हो पा रहा था जिस प्रकार से मैदानी क्षेत्रों का होता था। हम हर चीज में, क्षेत्रफल में, जनसंख्या में, क्योंकि मानक ऐसे उत्तर प्रदेश में थे, चाहे वो विधानसभाओं का परिसीमन हो, चाहे लोकसभा का परिसीमन हो, चाहे नगर पालिकाओं को, स्थानीय निकायों को धनराशि आवंटित हो, इन सब चीज़ों पे जनसंख्या और क्षेत्रफल ये महत्वपूर्ण होता था। इसीलिए कई विषयों को लेकर राज्य आंदोलन हुआ। राज्य के आम जनमानस ने, जिसमें हमारे कर्मचारी बंधु, जिसमें हमारी मातृशक्ति, जिसमें हमारे छात्र नेता, राजनीतिक दलों के सम्मानित साथी, सब लोगों ने मिलकर, क्योंकि उस समय हम लोग स्टूडेंट लीडरशिप की करते थे और सब छात्र नेता के रूप में काम करते थे, तो सब लोगों ने मिलकर एक राज्य, तो पृथक पर्वतीय राज्य, मैं बार बार उस पर्वतीय राज्य पे इसलिए फोकस करता हूँ, इसलिए जोर दे के कहता हूँ कि पहाड़ों को लेकर हमारी इस राज्य की परिकल्पना में मैदान था ही नहीं। और आज भी हम देख रहे हैं, राज्य बनने के बाद जो पहला परिसीमन हुआ, अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र की 3 सीटें कम हो गई। इस बात को कौन उठाएगा? ये जनता के मुद्दे हैं। आज राज्य बनने के बाद हमारे सैकड़ों गांव खाली हो गए। आज रोजगार अगर आप देखें, भाई हम तो अच्छे दिन के इंतजार में थे और 2 करोड़ रोजगार के इंतजार में थे, लेकिन आज अगर आप सामान्य किसी व्यक्ति से बात करें, उसके घर में अगर 4 बच्चे हैं तो वो 4 के 4 बेरोजगार हैं। और कोरोना काल के बाद छोटा मोटा व्यापार हम लोग कर रहे थे, हमारे लोग कर रहे थे, आज वो व्यापार भी ठप हो गया। एक दौर ऐसा आया, हमारा पहाड़ का आदमी इतना आत्मसम्मानी होता है। वैसे तो भारत का हर नागरिक आत्मसम्मानी है और अपने देश के लिए, अपने हर बात के लिए वो मर मिटने को तैयार रहता है, लेकिन उत्तराखंड में, पहाड़ में यह स्थिति थी कि कोई नमक के साथ रोटी खा लेगा लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। इस कोरोना काल के बाद मैंने लोगों को टूटते हुए देखा है, परिवारों को बिखरते हुए देखा है, सैकड़ों लोगों को आत्महत्या करते हुए देखा है। तो आज जिस राज्य के लिए हमने लड़ाई लड़ी, जिस राज्य के पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन बिंदुओं को लेकर हमने लड़ाई लड़ी, जिनमें रोजगार भी प्रमुख मुद्दा था, और आज हर चीज, हर क्षेत्र में हम पिछड़ते जा रहे हैं। आज बेरोजगारी की दर आप देख लीजिए, अब तो हम शायद नंबर 1 स्थान पे, पायदान पे बेरोजगारी की दर पर बढ़ने जा रहे हैं। आज अगर आप हमारे सड़कों के हाल देख लीजिए, टॉप सरफेस पूरी उखड़ चुकी हैं। सड़कें पूर्ण रूप से इस स्थिति की हैं कि आज खड्डा युक्त सड़क है, खड्डा मुक्त नहीं, खड्डा युक्त सड़क है। आज अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को उठा के देख लीजिए,
राजनीति करना बड़ा आसान है। हम जाके वहाँ पर ढोल दमुआ नगाड़े के साथ कह सकते हैं, लेकिन जब विषय के साथ राजनीति करना बहुत कठिन है। मैं देख रहा हूं कि अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, चमोली, ये जितने पर्वतीय जनपद हैं, आज किसी के भी अस्पताल की स्थिति को देख लीजिए, कहीं शिक्षा की स्थिति को देख लीजिए, कहीं रोजगार की स्थिति को देख लीजिए, कहीं सड़कों की स्थिति को देख लीजिए। तो इस राज्य के 23 साल हमने क्या खोया, क्या पाया, इस पर चर्चा कर लें। एक चीज़ जो आम है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप विपक्ष में हैं, अगर सत्तारूढ़ पार्टी अगर कोई काम करती है, लेकिन विपक्ष भी तो कहीं उस पर आवाज़ नहीं उठाता, उस जो जिस तरीके से विरोध होना चाहिए थे, जिस तरीके से उस बात को उसका अपोज होना चाहिए, उस तरीके से नहीं होता। ये हाल ही का एक मामला है, अगर हम देखें तो कि आप लगातार लड़ाइयाँ लड़े हैं, चाहे रोड की हो, चाहे शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो। आप अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के बारे में लंबे समय से लड़ रहे हैं। विगत दिनों आपके द्वारा बीच में वहाँ फिर कुछ चीज़ें नहीं हुई तो आपके द्वारा वहाँ धरना दिया गया, लेकिन उसके बाद आप ही की पार्टी के लोग दोबारा उस मुद्दे को उठाते हैं। ये कितना हास्यास्पद है, ये तो बड़ा चर्चा का विषय है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर लगातार हर जन मुद्दे को उठाने का काम कर रही है, सदन से लेकर सड़क तक। हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पूरा संगठन, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश प्रभारी जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय हरीश रावत जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी, गोदियाल जी, प्रीतम सिंह जी, ये जितने नेता हैं, ये लगातार आप देखिए सड़कों पर लगातार हर उस मुद्दे को उठाने का काम कर रहे हैं जिसमें जनता का हित है। बेरोजगारी पे हम अपने यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में कई बार धरना प्रदर्शन आदि 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 कर चुके हैं। छात्र हितों के लिए हमारे एनएसयूआई संगठन लगातार प्रदेश व्यापी आंदोलन कर रहे हैं। कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें सुधारना होगा, कुछ चीजें हैं क्योंकि हम प्रतिपक्ष के रूप में हैं और हमारा फोकस, हमारा टारगेट अपनी पार्टी ना होकर, अपने लोग ना होकर, हमें टारगेट करना होगा भारतीय जनता पार्टी की इस केंद्र और राज्य की सरकार को। भाजपा की सरकार लगातार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, जुमलों की सरकार रही है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, चाहे इस राज्य में लगातार घोटाले, हम घोटालों की अगर बात करें, आम आदमी जो है भर्ती के लिए तरसता है, तो भर्तियां होती भी हैं तो आए दिन वो घोटालों में आ जाती है। अब परसों ही बड़े घोटाले तो आपने देखे ही हैं, वो छोड़ दिए। यहाँ एक मामूली सी होमगार्ड की भर्ती हुई, वो होमगार्ड की भर्ती में भी धांधली का आरोप लगा है। जितने भी महिला अभ्यर्थी थे वो सब परेशान है। कोई कहता है हमारे खेल के अंक नहीं जुड़े, हमसे खेल महाकुंभ कराया तो वो सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। तो ये क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, इस बात पे मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ और हर उस बात को लेकर हमने लगातार जनता के बीच में इन बातों को उठाया है। लोक सेवा आयोग जो उच्च पदों के लिए भर्ती के लिए बनाया गया आयोग है, और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो समूह गौ और निचले पदों की भर्ती के लिए बनाया गया आयोग है, इन सबों के माध्यम से भी जो भर्तियां इस सरकार ने की, घोटाले सम्मुख हुए, घोटाले सामने आए। तो हम यही कहना चाहते हैं, आज जो 6, साढ़े 6, 7 साल का कार्यकाल हो चुका है, सरकार पूर्णतया विफल है, सरकार रोजगार देने में विफल है और सरकार उन जितने भी घोटालेबाज हैं उनको सलाखों के पीछे डाल पाने में असमर्थ है, क्योंकि सब लोग उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के लोगों ने मिलजुल कर इस प्रकार का कृत्य किया है जो अमानवीय कृत्य है, जो माफी के योग्य नहीं है। क्योंकि एक बच्चा लगातार अपने जीवन में, और उसके माता पिता किस तरीके से अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत के साथ वो बच्चा अपने लगन के साथ परीक्षा दे रहा है और उसके बाद कुछ लोग अपनी सेटिंग से वो पद प्राप्त कर ले रहे हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। सरकार के उन नुमाइंदों को, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है या कांग्रेस की नहीं होती है, सरकार जनता की होती है, तो जनता के हित में फैसले लिए जाने चाहिए और कितने हातिम हो, कोई भी हातिम हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, उम्र कैद की सजा तक होनी चाहिए। तभी ये घोटालेबाज
सीखेंगे और इनको सबक मिलेगा। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आज जिस तरीके से जनप्रतिनिधि और जो नौकरशाही है वो एक दूसरे के आमने सामने दिखते हैं, हमने वो दौर देखा है कि एक समय जब जनप्रतिनिधि अगर कोई भी काम चाहता था उसको अफसर आसानी से करता था उसके आदेश पर। आज जनप्रतिनिधि कोई चुने हुए जनप्रतिनिधि कोई अफसर सुनता ही नहीं है। आप देख लीजिए, रोड का मुद्दा देखिए, आए दिन बैठकें होती हैं, आदेश ऊपर से आते हैं, लेकिन रोड की हालत वही है। आप शिक्षा की हालत देख लीजिए, वही हालात हैं। आप स्वास्थ्य की हालत देखिए, डॉक्टर नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, निश्चित तौर पे ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। नौकरशाही अगर हमारी विधायिका पे हावी हो जाएगी तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, क्योंकि बनाया गया है। अगर आप पत्रकारिता को देखें तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हमारी इस बात को जन जन तक पहुंचाने का काम पत्रकारिता का है। जनप्रतिनिधि इससे चुने जाते हैं कि वो नियम कानून बताएं प्रदेश में। अधिकारी का काम उन नियम कानूनों को लागू करना है। अगर एक भी कुर्सी के 4 पायों में अगर एक पाया टूट जाएगा तो कुर्सी गिर जाएगी। तो आज ये हो रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी युवा हैं और युवा मुख्यमंत्री जी को ये बात को सोचते हुए अच्छे ईमानदार अधिकारियों को जिम्मेदारी देनी चाहिए। और मैं अल्मोड़ा जनपद के बारे में कहना चाहता हूं। अल्मोड़ा जनपद में अगर आप देखें, हम किसी भी काम को लेकर किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो वो काम तत्काल प्रभाव से होता है। अब आपके कहने और काम करवाने का तरीका भी होना चाहिए। हम जनता के कामों को प्रमुखता देते हैं, जनता के कामों को प्राथमिकता के साथ कहते हैं, जनता के मुद्दों को उठाने का काम करते हैं। चाहे वो मेडिकल कॉलेज का मुद्दा हो, चाहे वो सड़कों का मुद्दा हो, वो पानी हो, बिजली हो, शिक्षा हो, कुछ भी मुद्दे हों, हम जिन मुद्दों को लेकर अधिकारियों से बात करते हैं तो निश्चित तौर पर मुझे तो कभी भी ऐसा कोई शिकायत जैसी स्थिति नहीं आई कि किसी अधिकारी ने बात न सुनी हो या बातों का सम्मान न किया हो या बातों में काम न किया हो। अब कहने का भी तरीका है, हम किस तरीके से कह रहे हैं, जनता के हितों को कितना उठा रहे हैं, क्योंकि ये जनता के मुद्दे हैं। जनता के मुद्दों को उठाना एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमारा काम है और चुने हुए जनप्रतिनिधियों को पुख्ता तौर पे अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर सरकार और अधिकारियों पर दबाव बनाना चाहिए और कामों को करवाना चाहिए। अब वो उनका तरीका कैसा है इसे मैं नहीं कह सकता, लेकिन हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से काम करता है। मेरा मानना है इस अल्मोड़ा विधानसभा में मैंने जितनी भी अल्मोड़ा जनपद के जनपद स्तरीय अधिकारियों से जिस काम को कहा, चाहे वो ग्रेस पब्लिक स्कूल वाली सड़क का मुद्दा हो, चाहे सीवर वाला मुद्दा हो, चाहे हमारे मेडिकल कॉलेज का मुद्दा हो, चाहे हमारी सड़कों का मुद्दा हो, तो समय अब लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकार से धनावंटन नहीं हो रहा है। कई सड़कें ऐसी है जो कटनी है, जिनको मुख्यमंत्री घोषणा में है। तो धनावंटन के साथ साथ हम सरकार पे भी दबाव बना रहे हैं कि वो धनावंटन करें, हम अधिकारियों पे भी दबाव बना रहे हैं कि वो कामों में तेजी लाएं, क्योंकि ये दोनों एक पहिए एक सिक्के के दो पहलू हैं। सरकार धनावंटित करे और विभाग उसे तत्काल प्रभाव से उच्च गुणवत्ता के साथ काम करे, तभी जनता को उसका लाभ मिल पाएगा। एक चीज़ और जो सामने आ रही है, लंबे समय से जो हमारा एक कर्मचारी वर्ग है उनकी पेंशन को ख़त्म कर दिया गया है। आदमी, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी नौजवान है, वो सरकारी नौकरी की इसीलिए तलब देखता है, इसीलिए उसके को प्रयास करता है कि बाद में मेरे को पेंशन मिलेगी, मैं आराम से मेरी ज़िंदगी कटेगी। लेकिन 2004 से इन्होंने पेंशन बंद कर दी है। आज पूरा कर्मचारी वर्ग रोड पर है। तो क्या मानना है आपका इस संबंध में? देखिए, 2-3 कमियां हमारी सरकारों का, क्योंकि उस समय जब ये पेंशन और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद समाप्त किए गए तो केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और आज भी कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। अभी बहुत बड़ा आंदोलन एक दिल्ली में हुआ था, जिसे मैं माफ़ी चाहता हूं, हमारे मीडिया के बंधुओं ने उसे बिल्कुल नहीं दिखाया, जबकि स्थिति ये थी कि शायद इतना बृहद आंदोलन कर्मचारियों का या तो राज्य आंदोलन पे हुआ था, या एक बार जब मुझे याद है वो उस समय हमारे वीर बहादुर सिंह जी के समय में कर्मचारियों का आंदोलन हुआ था। वीर बहादुर सिंह जी हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। उस समय
उनके खिलाफ एक आंदोलन हुआ था, फिर राज्य आंदोलन हुआ था, और आज पेंशन की मांग को लेकर दिल्ली में जितना हुजूम कर्मचारियों का पहुंचा था, शायद इससे पहले कभी इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं हुई होगी। आज हर कर्मचारी चाहेगा, निश्चित तौर पे हमारी तो ये अपनी प्राथमिकता में है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की भी प्राथमिकता में है, हमारे एजेंडा में है और हमारे चुनाव घोषणा पत्र में भी है कि जब भी हमारी सरकार बनेगी, जिन राज्यों में बनी है हमने तत्काल वहाँ पेंशन लागू की है, हमारी इस राज्य में सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लागू किया जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ सरकार को, निचले हमने चीफ एसई ई के पदों में बहुत बढ़ोतरी कर दी। पहले कुमाऊं में एक चीफ बैठा करते थे, आज हर डिवीजन में हमारे, अगर इसी लोअर माल में आप देख लीजिए 3-4 चीफ के कार्यालय, चीफ बढ़ गए, एसई बढ़ गए, ई बढ़ गए। कम कौन हो गए? जो हमारी रोडों में सफाई करते थे, गड्ढे भरते थे, नाली काटते थे, झाड़ियां काटते थे। आज झाड़ियों की स्थिति देख लीजिए, आज पूरी सड़कें अल्मोड़ा जनपद की, बागेश्वर जनपद की, पिथौरागढ़ जनपद की झाड़ियां सड़क के बीच तक आ चुकी। कम किसे किया गया? गैंग को खत्म कर दिया गया। स्कूल में आज स्थिति यह है, मैं एक हवलबाग विकास खंड के स्कूल में गया तो प्रधानाचार्य जी ने अपने केबिन में एक घंटी रखी थी, उन्होंने घंटी दबाई। मैंने सोचा वो पानी या चाय के लिए घंटी दबा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैंने पूछा जब कुछ बहुत देर तक कोई नहीं आया तो मैंने कहा आपने कौन सी घंटी दबाई? तो उन्होंने कहा ये घंटी है, चौकीदार नहीं है मेरे यहाँ, अब पद खत्म हो गए चतुर्थ श्रेणी के, उनके यहाँ चौकीदार नहीं है, तो उन्होंने पीरियड खत्म होने वाली घंटी अपने यहाँ पर रखी है, प्रधानाचार्य घंटी बजा रहे हैं। ये स्थिति राज्य की है। अब आप सोचिए, प्रधानाचार्य को घंटी बजानी पड़ रही, तो उन्होंने फिर वो हमारे समय में टन वाली घंटी होती थी, अब उन्हें ट्र वाली घंटी रख दी, जो हर वहाँ पर बज रही है, बटन दबा रहे हैं। तो आज ये स्थिति है। अब हमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों को भी पुनर्जीवित करना होगा, क्योंकि गरीब घरों का छोटे मोटे जो काम थे बच्चे उसमें लग जाते थे। गैंग, पीडब्ल्यूडी की गैंग होती थी, उसमें झाड़ियाँ काटने वाले बाद में परमानेंट हो जाते थे। और कर्मचारियों की पेंशन 40 साल अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो निश्चित तौर पे अगर हम एक बार विधायक बन जाएंगे तो कल को हम उस पेंशन के लिए इंटाइटल हो जाएंगे। केवल शपथ ग्रहण करते ही मुझे पेंशन मिलने लग जाएगी, लेकिन 40 साल वो नौकरी करेगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये बहुत गलत है। मैं सरकारों से निवेदन, क्योंकि दोनों सरकार, केंद्र सरकार से भी राज्य सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन, पुरानी पेंशन की जो उनकी मांग है, तत्काल प्रभाव से उसे पूरा किया जाए। और जो निचले पद हैं, जो हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद हैं, उन्हें पुनर्जीवित करके, हमारे गैंग के पदों को पुनर्जीवित करके ये सब नई भर्ती की जाए, ताकि निचले स्तर के कर्मचारियों को भी, हम जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, जो कमज़ोर वर्ग के हैं, जो बेचारे हाई स्कूल इंटर नहीं कर पाए, वो बच्चों को भी रोजगार मिल पाएगा। हमारे यहाँ पहाड़ में यही होता था कि गरीब कमजोर वर्ग का बच्चा कुछ नहीं होता था, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त हो जाता था। तो आज ये सब आवश्यकता है, सरकार इसलिए बनती है, सरकारें इसलिए बनाई जाती है कि इन चीज़ों को प्रमुखता से देखा जाए, जो कमियां हैं उन्हें सुधारा जाए। अगर मेरी कोई कमी रह गई है तो आप सुधारेंगे उसको। तो इसीलिए सरकारों का, पिछली सरकारों की जो कमियां हैं उसे वर्तमान सरकार को तत्काल प्रभाव से ठीक करना चाहिए। ये सही कह रहे हैं आप सर, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि भी इस बात को कभी आज तक हमने तो नहीं सुना कि इन चीज़ों को उन्होंने संसद में या अपने उसमें विधानसभा में उठाया हो। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधियों की भी कमी है, या इसको आप जनप्रतिनिधियों की कमी मानते हैं या जनता के प्रति उनका अलग रूप मानते हैं? देखिए, अब इस बारे में मेरा ये मानना है, जब अपनी बात आती है तो विपक्ष और सत्ता पक्ष सब एक हो जाता है। जब वेतन वृद्धि की बात आई थी तो सबने ध्वनिमत से, एक मत में होकर यह कहा कि हाँ बिल्कुल बढ़ा दो। तो आज सबको ध्वनिमति से, एक मत से, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सब नेता एक मत से कहें आइए कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू की जाए, आइए अब देश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए, आइए अब गैंग की नियुक्ति होनी चाहिए, निचले कर्मचारी जिन्हें हमने पद मृत कर दिए हैं, पद समाप्त कर दिए हैं, उनके पदों को पुनर्जीवित किया जाता है। कर्मचारियों को पुरानी जब से पेंशन खत्म की गई थी तब से पेंशन दी जाती है। तो मैं कहूँगा साहब, निश्चित तौर पर हमारे जनप्रतिनिधि जनता के बारे में सोच रहे हैं। अगर मैं और मेरा परिवार, मेरा बच्चा यही रहेगा तो साहब जय हो आपकी जनप्रतिनिधि, जय हो आपकी, जय हो सरकारों की। अगर ऐसे ही चलना है तो अपनी चीज़ें करनी है तो फिर क्या फ़ायदा। सबको मिलके, सब प्रतिपक्ष को भी सत्ता पक्ष को भी मिलके जनहित में
जनता के हित में, कर्मचारियों के हित में सही और कठोर कदम उठाने चाहिए, जिससे ये हो कि उनके काम हो।